आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 24 घंटे के आंकड़े डरा रहे हैं। देश के हर हिस्से की तस्वीर रोंगटे खड़े कर रही है, दिल को झकझोर रही है और पूछ रही है कि मेडिकल सुविधाओं में सुधार कब होगा, कब हमारे मरीज को बेड मिलेगा, कब ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और कब ये ब्रेक फेल जो हो चुका है मौत का और संक्रमित मरीजों का, इस पर अंकुश कब लगेगा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना की रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 2,74,944 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 1,620 लोगों की मौत हो गई है और अकेले महाराष्ट्र में 68,631 नए केस सामने आए हैं, जबकि 503 ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली 25,462 केस, सिर्फ 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत हो गई और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 30,566 नए बीमार, जबकि 127 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ रहा है अंदाजा आप लगाइए। हर दिन अब जब इतनी ज्यादा संख्या बढ़ी होती है तो समझ में ये नहीं आता कि आंकड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। लापरवाही भी इसमें जमकर हुई है, चाहे वो देश के नागरिक हो या फिर प्रतिष्ठित पदों पर बैठे नेता क्यों ना हो। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करनी जरूरी है। कोरोना का कैसे ब्रेक फेल हो चुका है देश भर में और कैसे कोरोना बेकाबू तरीके से देश के हर हिस्से में फैल रहा है। फिक्र वाली बात यह है कि जो अस्पतालों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, यहाँ पर अस्पताल की बाहर गैलरी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी का भी कलेजा चीर देंगी। जहां भी आप देख लीजिए, लाशों का अंबार लगा हुआ है। लाशों के बीच में जिंदगी की जंग लड़ते हुए कुछ मरीज भी आपको दिख जाएंगे और उनको ध्यान में रखते हुए जो तीमारदार वहां होते हैं, वो इस जद्दोजहद में रहते हैं कि उनका पेशेंट ठीक रहे, सही सलामत रहे। हेल्थ सिस्टम कैसा है देश भर में, ये तस्वीर अब एक बार फिर से सामने आ गई है और सवाल यही कि पिछले एक साल में सरकारें क्या कर रही थी कोरोना से लड़ने के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी मजबूत की गई। जहां हम एक साल पहले थे वहीं हम एक साल बाद भी हैं, लेकिन भयावह स्थिति इसलिए हो गई है क्योंकि कोरोना खतरनाक रूप में आगे बढ़ रहा है। मौत की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। संक्रमितों का आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस बीच बड़ी खबर कोरोना पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और एक दिन में मौत का आंकड़ा 503 हो गया है। इतनी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है, आउट ऑफ कंट्रोल ब्रेक द चेन मुहिम चलाई गई, लेकिन ना तो लोग फॉलो कर रहे हैं और शासन प्रशासन के जो भी इंतजाम हैं वो नाकाफी साबित होते हुए दिख रहे हैं। अभिषेक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, धारा 144 का मतलब क्या हम ये समझें कि जो भीड़ हम देख रहे थे मार्केट में, जो भीड़ हम देख रहे थे सड़कों पर, वो अब नहीं होगी? बल्कि मैं बोलने से पहले आपको मैं बल्कि तस्वीर दिखा दूं, वो बोलते रहूं। आप देखिए कि धारा 44 क्या होता है, फिर देख लीजिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के बोरीवली स्टेशन की। बोरीवली जो स्टेशन एक बड़ा स्टेशन कहा जाता है। धारा 144 का मतलब हम सभी को पता है, यानी 4 लोग से अधिक कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और आप देखिए इस स्टेशन पर क्या हालत है, और यह मुंबई के सभी जगहों का है। जितने भी स्टेशन है उन सभी जगहों पर भीड़ ऐसी बेकाबू हो रही है कि जाहिर सी बात है कि इसको रोकना मुश्किल हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार तमाम मंत्री, तमाम विधायक इस बात पर जोर अब दे रहे हैं कि पूरी तरीके से फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तभी यह स्थिति कंट्रोल हो पाएगी। वरना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पूरे परिवार के साथ, लोकल ट्रेन की बात करें, मेल ट्रेनों की बात करें, लोग जा रहे हैं, भर भर कर भीड़ आ रही है। अगर आप रोड पर दिखाऊं, रिक्शा की लाइन लगी पड़ी है, ट्रैफिक की लाइन लगी पड़ी है, चेकनाका की बात करें, रोड की बात करें, तो यह स्थिति है। इसीलिए आप समझ सकती हैं कि धारा 44 लगाई तो जरूर गई है, लेकिन उसका पालन जाहिर सी बात है हर कोई सही तरीके से नहीं कर रहा है। और इसका खामियाजा यह हो रहा है कि हर दिन जब नया आंकड़ा आता है तो दूसरे दिन का रिकॉर्ड तोड़ के रखता है, और हर दिन सबसे खास बात यह है कि अधिक आंकड़ा बढ़ रहा है। और कल आप देखिए कि एक दिन में किस तरीके से 68,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, 503 लोगों की मौत हुई है। यह साफ समझ में आता है कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। और आप देखिए मुंबई के बोरीवली इलाके में या स्टेशन पर, यहाँ पर जो एंटीजन टेस्ट करने के लिए यहाँ पे काउंटर लगाया गया है। जो लोग भी यहाँ पर अगर लंबी दूरी की गाड़ियों से आते हैं तो उनका एंटीजन टेस्ट भी कराया जाता है, ताकि अगर उनको कोरोना पॉजिटिव आता है तत्काल उन्हें आइसोलेट किया जाए या फिर सही तरीके से किया जाए। कुछ लोग इनसे जान भी लेते हैं। कहाँ के लिए निकले हैं साहब?
कहाँ के लिए निकले आप? कहाँ? अरे निकले नहीं, यही के है, स्टाफ ही है। अच्छा स्टाफ है आप कहाँ जा रहे हैं सर? आप कहाँ जा रहे हैं? सर हम जा रहे हैं अमृतसर वाली ट्रेन में बैठना मुझे। अमृतसर आपने टिकट निकाला हुआ है? जी सर जी। लेकिन साफ सरकार ने कहा है कि अभी आपको आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा। वो सब है सर अपने पास, करवा के। हाँ टिकट है सब ऑलरेडी है। और उसकी बातें कब से लेकर चल रहे हैं आप? तो अच्छी प्रिकॉशन अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम जा रहे हैं, फैमिली बच्चे साथ में, मतलब हमारी बेटी है, उसको लेके जा रहा हूँ मैं। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है कि जो लगातार महामारी बढ़ती जा रही है और आप पूरे परिवार के साथ निकल रहे हैं, शायद रुकते हैं आपने? क्या जरूरी था जाना? सर बहुत जरूरी था। यहाँ इतना स्प्रेड हो रहा है, तो हमारी बेटी है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके वहाँ शिफ्ट करना बहुत जरूरी था। यहाँ ये तो महामारी और फैल सकती है ना, तो प्रिकॉशनरी उसको वहाँ पे उसके घर पे छोड़ने जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सेफ्टी लेके जा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। आप देखिए पूरा परिवार लेके जा रहे हैं, अमृतसर बता रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, ट्रेन इनकी आ रही है। और यह प्रिकॉशन, हालांकि रेलवे विभाग के टीटी देखिए यहाँ मौजूद होते हैं, टिकट चेक किया जाता है, यानी पूरी तरीके से सावधानी बरती जरूर जा रही है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि भीड़ बेकाबू है, भीड़ का करें तो क्या करें? आप ट्रेनें अगर आ रही है तो ट्रेनें भर भर के आ रही है। यह स्थिति है कि जरूर इसके बारे में लोगों को सोचने की जरूरत है, लोग समझें तो शायद इससे निजात पाया जा सकता है। अभिषेक, ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए प्रवासी मजदूर हैं जो कि हजारों की संख्या में खचाखच या तो बस में भरकर या ट्रेन में भरकर अपने अपने गांव लौट रहे हैं। कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में तो महामारी फैल रही है, तो बेहतर होगा कि अपने दूसरे ठिकानों पर हम जाएं, अपने दूसरे रिश्तेदारों के हम पास चले जाएं ताकि हम सुरक्षित रह पाएं। लेकिन ये तस्वीरें डरा रही हैं। तस्वीरें इसलिए डरा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र का हाल सबसे बुरा है। जैसे आपने कहा कि 68,000 को क्रॉस कर गया है आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे का, जबकि 500 को क्रॉस कर गया है मौत का आंकड़ा। ये आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते हुए। लेकिन कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें शायद आपको ढांढस भी बंधाएंगी और शायद आपको हिम्मत भी देंगी। कैसे आप पॉजिटिविटी के जरिए, कैसे अपने विल पावर के जरिए आप इस मुश्किल वक्त में रह सकते हैं, डट सकते हैं और अपनी सकारात्मक सोच से ही हम कोरोना से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन का डर खत्म करना होगा। किसी भी तरह का डाउट मत पालिएगा। जो वीडियोस सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहे हैं उनको बहुत गौर से मत देखिएगा। हाँ, अपने प्रोटेक्शन पर ख्याल रखिएगा, अपने परिवार की सुरक्षा पर ख्याल रखिएगा। साथ ही सकारात्मक सोच आपको रखनी है, अच्छे और पॉजिटिव ख्याल रखने हैं। योग जरूर करना है जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, आप रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अपनी बॉडी में मजबूती के साथ उसे रख सके। साथ ही मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि लगातार डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, आयुर्वेदाचार्य भी सलाह देते हैं कि इन सब चीजों से आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं और इन सभी बुरे ख्यालों से दूर रहिए। क्योंकि अगर हमने मन में ठान लिया मजबूती के साथ कि रोग से लड़ना है तो हम लड़ जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली में पाबंदियां और भी बढ़ सकती हैं, ये इस वक्त का अपडेट मिल रहा है। उप राज्यपाल के साथ अरविंद केजरीवाल की आज बैठक हो रही है, जिसमें आगे दिल्ली में सख्ती को लेकर चर्चा हो सकती है। पहले से ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के नाम पर सख्ती बढ़ा दी गई है, तमाम चीजें बंद कर दी गई हैं, तमाम जगह सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी चिंता का विषय बना हुआ है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से मदद भी मांग चुके हैं, 7,000 एक्स्ट्रा बेड की मांग भी कर चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी से भी अवगत करा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन जो है वो बाकी राज्यों में सप्लाई कर दी गई, इसीलिए दिल्ली में इतनी ज्यादा अव्यवस्था देखने को मिल रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऐश्वर्या जैन दिल्ली से जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ऐश्वर्या, क्या हम ये समझे कि दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्ती झेलनी होगी, लॉकडाउन भी लग सकता है? क्या था उसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, एक अहम फैसला आज लेने वाले हैं। 12 बजे बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को संबोधित भी करेंगे। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको ग्राउंड रियलिटी देना चाहता हूं। इस वक्त हम चांदनी चौक के मार्केट में खड़े और कल ही चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने बताया था कि 25 अप्रैल तक ये तमाम मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। वॉलंटरीली ये एफर्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा लिया गया है। अंकित, अगर आप कैमरे को पैन करें और चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कई मार्केट्स यहाँ पर अभी भी दुकानें बंद हैं। हालांकि सुबह का समय है। साफ तौर पर 600 ट्रेडर्स यूनियन है चांदनी चौक में और सभी ने कल मीटिंग करके ये बात का फैसला लिया कि चांदनी चौक के इस इलाके को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कई जो दुकानदार हैं, कई जो ट्रेडर्स हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भारी भीड़ हमेशा से रहती है, लेकिन अभी
इस वक्त हम मार्केट को लगभग क्लोज देख रहे हैं, लेकिन दूसरी और की तस्वीरें थोड़ी चौंकाने वाली आपको नजर आएंगी। आप देख सकते हैं अब लोग यहाँ पर आना इन्होंने शुरू कर दिया है और कई दुकानें खुली भी हुई है। मास्क अभी भी लोग यहाँ पर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम एसोसिएशन की तरफ से बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का महत्वपूर्ण ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक व्यापारी इलाका है, चांदनी चौक में देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पर इस वक्त भीड़ हल्की नजर आ रही है, लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की एक अहम बैठक, क्या पूरी दिल्ली के अंदर आगे चलकर लॉकडाउन हो सकता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और शायद हो भी सकता है कि इन व्यापारियों को लग रहा हो कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसे में जरूरी काम जितने हैं वो निपटा लिए जाएं। खतरा बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां केसेस बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ से जय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, लखनऊ के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं और जो हमने पिछले दिनों देखी बदहाली, अस्पतालों की, ऑक्सीजन की, बेड्स की, अंतिम संस्कार को लेकर अलग जद्दोजहद है, कुछ सुधार उसमें हुआ है क्या? क्योंकि योगी सरकार ने निर्देश दिए थे किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं होगी, रेमडेसिविर की नहीं, ऑक्सीजन की नहीं, बेड लोगों को मिलना चाहिए, अस्पताल में तुरंत एडमिट किया जाएगा, ऐसा हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम लखनऊ के आंकड़ों की बात करें तो बीते दिनों से लगातार वो जो कोरोना की रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो लगभग 5,551 केसेस निकले हैं। वहीं अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो लखनऊ में पिछले 24 घंटे में लगभग 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो तमाम सरकार इंतजाम जरूर कर रही है, जगह जगह नाइट कर्फ्यू और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में अब संडे को पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और आपको बता दें कि बीते दिनों लगभग 35 घंटे का कर्फ्यू भी लगा रहा है, पूरा लॉकडाउन लगा रहा है। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन रहा है उसमें लोगों का सहयोग जरूर देखने को मिला है, क्योंकि जो बीते 35 घंटे रहे उसमें बहुत कम ही लोग घरों से बाहर निकले। अब उनको भी ये समझ में जरूर आ गया है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, बगैर मास्क के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण की चपेट में आएंगे। तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर जरूर हुए हैं। लेकिन अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में अभी भी स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। कमोवेश वही हाल है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। एम्बुलेंस की जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी हॉस्पिटलों के बाहर देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस में जो मरीज होते हैं वो हॉस्पिटल के बाहर घंटों तक इंतजार करते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन के सहारे ही वो एम्बुलेंस में रहते हैं। तमाम तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आई। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की जो निजी प्लांट हैं जहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, वहां पर भी देखा गया है कि जो एम्बुलेंस कर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के उनको सिलेंडर मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी गंभीर जरूर है। हालांकि इसको लेकर के सरकार तमाम कवायद कर रही है, कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन उन कोशिशों का असर दिखाई नहीं दे रहा। यही चिंता वाली बात है। जय, आप सभी संवाददाता रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ सचिन भल्ला हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और बड़ी देर से मैं इंतजार कर रही थी कि सवाल मैं मुकेश जी से करूं, लेकिन ग्राउंड पर जाना पहले इसलिए जरूरी था ताकि आपको जमीनी हकीकत मालूम हो सके। मुकेश जी, देश में जो चल रहा है उसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है, जिंदगी की गारंटी कैसे मिलेगी? अगर कल को मैं कोरोना से संक्रमित हो गई, मुझे बेड मिलेगा क्या? ऑक्सीजन मिलेगी क्या? कई ऐसे कुलीग्स हैं मेरे जिनके घर अनहोनी हो चुकी है। योजना का समय है और प्रकार की रणनीति करने का समय बिल्कुल नहीं है। इसमें कांग्रेस किसी भी प्रकार की राजनीति चलाना मुझे लगता है क्योंकि संयोग की समय स्थिति है वो बड़ी गंभीर स्थिति है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है और पूरे देश के संक्रमण की स्थिति प्रकार से अप्रैल महीने में बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो कोरोना स्थिति को सामान्य बहाल की थी, दुकानें खुल गई थी, हवाई जहाज की यात्रा आरंभ हो गई थी, रेलवे चलने लगी थी, दुकानें खुल गई थी, तमाम प्रकार की जो व्यवसायिक मुकेश जी
आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, पूरी बात मैं आपकी समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन जितना मैं समझ पाई शुरुआत में जो आपने कहा कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सहमत हूं मैं आपकी बात से, और मैं हर पार्टी के नेता को यही कह रही हूं कि इस वक्त प्लीज राजनीति ना की जाए। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं जब आप पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, जब देश में इतनी ज्यादा मौत का आंकड़ा है, 1500 लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी रैली चल रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये विषय हमारे हाथ में, ये विषय है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। और अगर आप देखिए कि 8 करोड़ तक जो चुनाव, सर गलत बोल रहे हैं आप, सर गलत बोल रहे हैं आप, सर गलत बोल रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन के हाथ में कैसे हो सकता है सर? सर इलेक्शन कमीशन के हाथ में कैसे हो सकता है? राहुल गांधी, उनकी पार्टी महागठबंधन नहीं कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार, उन्हें लग रहा है कि नुकसान होगा आम लोगों का भी, उनके नेताओं का भी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन के हाथ में कैसे हो सकता है? अपना निर्णय क्यों नहीं? आप मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, मैं आपकी 1 सेकंड में आपसे फोन दे रहा हूँ, बात करनी आगे दे रहा हूँ। ठीक है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे। आपकी आवाज ठीक से मुझे भी नहीं आ रही है। इस बीच हम सचिन भल्ला से बात कर लेते हैं। सचिन जी, देश में जिस तरीके के हालात हैं इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं भी मानती हूं, लेकिन होना क्या चाहिए? जो होना चाहिए वो भी तो नहीं हो रहा। देखिए, इंडिया न्यूज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो सच्चाई को सामने लेके आता है। आपने अभी मेरे सामने ही बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछा, जो पूछा वो सच्चाई थी, लेकिन वो उनको घर से ही आदत है कि डिबेट में भी बैठना है तो झूठ बोल के और झूठ के पुलंदे को लेके बैठना है। आप गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछिए कि उन्होंने मास्क, लोगों को बोल रहे हैं अवेयरनेस लाओ, डिस्टेंस करो, ये करो, वो करो। आज इतनी लाखों में उनकी जो रैलियां हो रही हैं उसके लिए कोई भी नहीं बोल रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी चीजें बीजेपी अपने जो पल्ले झाड़ती है, ये बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और मैं दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं लानी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल साहब ने बार बार दोहराया और आज 15 दिन हो गए हैं। और हर्षवर्धन जी से, अमित शाह जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी, जो 45 साल की आपने इंजेक्शन का वो लगा रखा है, 45 साल वो हटाओ। और सूबे के मंत्रियों को इंजेक्शन दिए जाए, वो खुद लगवाएंगे ना, आप इतनी टेंशन मत लो। ठीक है संजय राउत इस वक्त कोरोना को लेकर कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू है। एक बार सुन लेते हैं, फिर आपसे बात होगी। कोरोना की महामारी के बारे में उस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो या स्वास्थ्य मंत्री हो या और सभी जो यंत्रणा ही दिल्ली में काम करती है, उनको भी अपने अपने राज्य के जो सांसद है वो अपनी बात रख सकते हैं। सर, को लेकर जो विवाद जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे इस राज्य का अपोजिशन हो या कोई हो, रेमडेसिविर की राजनीति, किसी भी दवा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या मजबूरी है हमारे महाराष्ट्र के विरोधी दल की मुझे मालूम नहीं, कि जो कालाबाजारी है, जो जमाखोर है, उनके समर्थन में लोग क्यों खड़े रहते हैं। आज लोग यहाँ मर रहे हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, और ये नफाखोर लोग हैं, उनके समर्थन में खड़ा रहना ये किसी को शोभा नहीं देता। राजकारण रेमडेसिवीर अजूनही चालू आहे। नक्कीच माझं असं स्पष्ट मत आहे की विरोधी पक्षानं मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात चर्चा केली पाहिजे। जर त्यांच्याकडे काही माहिती असेल आणि ते सरकारला डावलून। संजय राउत ये कहते हुए कि रेमडेसिविर को लेकर जिस तरीके की कालाबाजारी हो रही है उसे रोकना चाहिए। महाराष्ट्र में हालात किस तरीके से खराब हैं, किसी से छिपे नहीं, ऐसे में केंद्र से मदद मिलनी चाहिए जिन जिन चीजों की जरूरत है। और उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से बात भी कर चुके हैं, 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी। मुकेश जी, अब आपको आवाज मेरी ठीक से मिल रही है? मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आपको मुकेश जी कुछ बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुकेश जी, मुझे बताएंगे, जब मैं किसी बीजेपी वाले से बात करती हूँ, कोरोना को लेकर चर्चा होती है,
तो जवाब में या तो ये आता है कि कोशिशें चल रही हैं, या फिर ये आता है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं, वहां की सरकारें क्या कर रही हैं। सर मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, मेरे लिए पूरा देश एक समान है। आपको पता है कि जब पूरे दिन ये खबरें हम दिखाते हैं, दर्शकों के सामने रखते हैं, रात को नींद नहीं आती। सर आप लोगों को नींद आ रही है? अरे स्टूडियो पैच करो यार। मुकेश जी से फिर संपर्क टूट गया है। मुकेश जी तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है, या फिर पता नहीं शायद वो मेरी आवाज सुनना नहीं चाहते। सचिन जी, क्या करना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री को, क्या करना चाहिए? अभी आपने नींद के लिए बोला, तो मुझे लगता है मुकेश जी की रात की नींद अभी तक नहीं उठी, और ये अपना पल्ला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पल्ला झाड़ने के तरीके हैं। आज आप डिबेट जब भी करती हैं उससे 1 घंटे पहले हम सब कुछ सेटअप करते हैं, चाहे घर पे करें चाहे स्काइप पे करें। तो मुकेश जी ने ये बहाने से अपनी तारे इधर उधर हिला रहे हैं। इनको पता है कि इनसे जो गलतियां हो रही है, इनकी सारी की सारी सत्ता बीजेपी की सो रही है, इसको उठने का टाइम ही नहीं है। और उठेगी तब जब भारत की जनता में काफी लोग हमारे हाथों से निकल जा चुके होंगे। आज दिल्ली को लेके, पूरी इंडिया को लेके 2.5 लाख पर डे केस आ रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं। मुझे लगता है आंकड़े के बगैर ये 5 लाख होंगे। और मरने की संख्या जो है वो दिखाते हैं कि 10,000 है, मुझे लगता है वो 30,000 है। और ये भारत की जनता को तो पता ही है, लेकिन बीजेपी जो सेंटर में बैठी है ये सो रही है, इसको सब कुछ पता है, और ये नाकाम होता है। और नजर आ रहा है कि इस टाइम बीजेपी के सिर्फ बंगाल के इलेक्शन इनके लिए महत्वपूर्ण है, और लोगों की जनता का कोई भी इनके लिए कोई ख्याल नहीं है कि वो जिए। ख्याल नहीं है, ख्याल होना चाहिए, हर सुविधा मिलनी चाहिए, देश के नागरिक का अधिकार है। मुकेश जी, आवाज आपको मिल रही है? आपसे मेरी बात हो पाएगी? 10 बजे से मैं कोशिश कर रही हूँ। जी मिल रही है, जी मिल रही है। मुकेश जी, जो खबर हम दिखाते हैं ना दिन भर, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होती है, रात को नींद नहीं आती। आप लोगों को अच्छी नींद आ रही है? रैलियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, मौत हो रही है। देखिए, इसमें किसी को भी नींद नहीं आ रही है, और संक्रमण जो है कोई सियासी जामा पहन करके नहीं आता है। इसमें एक को आ रही मैडम, मैं ये सचिन बल्ला जी एलिगेशन लगा रहे थे, मैंने सुना कि मैं कभी तार को खराब कर रहा हूँ, स्टूडियो से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पे मत डालिए। टेक्निकल स्नैग है, हो सकता है, वहां मत जाइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप दृष्टिकोण को देखिए कि यहाँ पर भी ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, संक्रमण फैला हुआ पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर संक्रमण फैला है। यूके के अंदर सेकंड वेव, थर्ड वेव आई है, पूरे विश्व के अंदर सेकंड थर्ड वेव आई। अब अगर आपने वेव की एनालिसिस करके बताऊं तो आप समझेंगे कि फरवरी तक काफी कुछ डिप्रेशन आ गया था, मतलब इट वाज 90% ड्रॉप द कोविड इन्फेक्शन। सडनली इन मंथ ऑफ अप्रैल जो एकदम स्पाइक मारा है, वो बियॉन्ड एंटिसिपेशन। ये मैं मान रही हूँ, ये मैं मान रही हूँ मुकेश जी। एक वक्त ऐसा था 5 से 6,000 24 घंटे के अंदर केसेस आ रहे थे। ये मैं भी मान रही हूँ कि बहुत तेजी से आंकड़ा डबल ट्रिपल और फिर कई गुना होते होते आज 2,75,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ, जब कोरोना शुरू हुआ तब से लेके आज तक कुछ बदला नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हुई। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं, कितना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट किया है। क्या बात करिए, वैक्सीन को डेवलप करने में 6 से 20 साल लग जाते हैं। सर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सर एम्बुलेंस में बीच रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है, लोगों की अपनों की जान जा रही है। सर अंतिम संस्कार तक हो नहीं पा रहा, 10-10 12-12 घंटे वेटिंग है, ऊपर से मौत का आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्रीय सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इसमें योगदान दिया, जिस प्रकार से पीपी किट एक नहीं बनती थी हमारे यहाँ, मास्क नहीं बनते, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे, आज आप उनकी संख्या देखिए। सर चुनाव जरूरी है या लोगों की जान? सर चुनाव जीतना जरूरी है या लोगों की जान? सर मौत को पर्देदारी में छिपाया जा सकता है क्या? मैं मान रहा हूँ, हमारे एलिगेशन लगा रहे, बड़े शेड्स लग गए सर, ब्लू कलर के 3 शेड्स लग गए सर, ताकि लोग देख ना सकें कि चिताएं जल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, स्थिति बहुत गंभीर है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप मुझे 1 सेकंड बोलने का तो मौका दीजिए, ताकि सर मुझे जवाब दीजिए, चुनाव जीतना जरूरी है या लोगों की जान बचाना? जान बचाना प्राथमिकता है, लेकिन चुनाव होना भी उतनी जरूरी है। संवैधानिक स्थिति है, वहां पे वैक्यूम हो जाएगा। मुझे बताइए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कहीं प्रोविजन नहीं है कि चुनाव समय स्थिति पर ना हो। 30 मई तक वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कंक्लूड होने हैं,
उसके बाद कोई प्रोविजन नहीं बचा, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। तो चुनाव भी जरूरी है, इलेक्शन अपना परसेप्शन हो सकता है सर। मुकेश जी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे लिए वो नेता बड़ा होगा जो लोगों की जान को प्रायोरिटी देगा, प्राथमिकता देगा, और वो ये कहेगा कि हम बदलाव लाएंगे, हमें अपना समर्थन दो, हमें अपना सपोर्ट दो, लेकिन आपकी जान की फिक्र करते हुए हम चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। तब नहीं मिलता सपोर्ट, तब नहीं मिलते वोट। नहीं, देखिए भीड़ बढ़ाकर वोट मिलेंगे, रैलियां करके वोट मिलेंगे सर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने फॉर्मली प्रोटेस्ट लॉन्च दी कि इलेक्शन कमीशन में जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे 8 चरण के चुनाव वेस्ट बंगाल में, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए कि वर्चुअल रैली करेंगे। सबने अपनी अपनी रैली, अगर एक आदमी रैली कर रहा है दूसरा आदमी वर्चुअल रैली करे तो ये तो असमानता हो गई ना। तो आज या तो सर टीएमसी से अगर कोई जुड़ा होता, मैं उनसे भी यही सवाल करती, और आपसे मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सेंट्रल में हैं, आप केंद्र में हैं सर। देश की जिम्मेदारी आप ही लोगों के कंधे पर है। डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, जाने माने डॉक्टर हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, खतरे में आज देश है, 2,75,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा। अब क्या चुनावों से संक्रमण नहीं फैलता? क्या कुंभ से संक्रमण नहीं फैलता? बहुत ज्यादा फैलता है, और इस वक्त देश की स्थिति ये है, 2.25 लाख लोग डेली जो है वो हो रहे हैं, और मृत्यु का आंकड़ा बढ़े जा रहा है। और मैं ये चीज बताऊं, मृत्यु का आंकड़ा भी रुकेगा नहीं, ये लगातार बढ़ता रहेगा आने वाले कम से कम 3 हफ्ते तक। वजह ये है कि आज जो हम मृत्यु का आंकड़ा देख रहे हैं, ये आज से 15 दिन पहले के केसेस की रिफ्लेक्शन है। आज के जो इतने ज्यादा केस बढ़ गए हैं, इनकी रिफ्लेक्शन आएगी 10 से 15 दिन के बाद, क्योंकि जिसको भी कोरोना डायग्नोज होता है, मृत्यु जनरली, वैसे तो कभी कभी 2-4 दिन में भी हो जाए, जनरली 10 से 12 दिन के बाद होती है। आने वाले समय में मृत्यु का आंकड़ा काफी बढ़ने वाला है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की किल्लत होने वाली है, आने वाले समय में दवाइयों की दिक्कत होने वाली है, और डेफिनेटली ये बीमारी जो है प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। और रैलीज और ये कुंभ तो दूर की बात है, जहां पे लाखों लोगों की होती है। अगर एक कम्युनिटी गैदरिंग 200 लोगों की होती है, उसके अंदर भी ये फैल जाता है। एक व्यक्ति उसको कोरोना है, कुंभ जैसी जगह के ऊपर, छोटी सी जगह के ऊपर है, वो एक व्यक्ति 300 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मैं छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, चाहे कुंभ है, चाहे पॉलिटिकल रैलीज हैं, अगर मुझे एज डॉक्टर ड्यूटी दे दी जाए कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करो, यहाँ पे आइसोलेशन करो, मैं किसको पकड़ूंगा? कौन सा आदमी कौन से गांव में निकल गया, कौन से शहर में निकल गया, मैं कहां से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करूंगा? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और उसमें भी इतनी बड़ी धांधली, उसमें भी कालाबाजारी, उसमें भी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है कि सरकारी अस्पताल को एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, प्राइवेट अस्पतालों को एम्बुलेंस ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, एम्बुलेंस भी मिल जाएगी। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक ने बहुत अहम सवाल उठा दिए हैं। एक शख्स से 300 लोगों में भी कोरोना का खतरा कुंभ की वजह से फैला है। अगर रैली में हजारों लोग इकट्ठा हैं, चाहे 100 हो चाहे 1000, उन सभी पर संक्रमण का खतरा है, और सभी को ट्रैक कर पाना पॉसिबल है नहीं, संभव है नहीं। अंदाजा आप लगाइए आने वाले दिनों में यह आंकड़ा कैसे बढ़ने वाला है, इस पर भी सवाल होगा। पहले हट ये वक्त ऐसा है, सिसकती हुई सांसें हैं, और हर शख्स की आस टूट रही है। टूट इसलिए रही है कि पिछले 1 साल पहले जहां हम थे, आज वहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना ने स्थिति बदल दी है। कोरोना और ज्यादा खतरनाक रूप में हम सबके बीच में मौजूद है, और आंकड़े इसी का नतीजा है कि डबल से ज्यादा हो गए हैं, चाहे मौत का हो या फिर संक्रमण का। इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दवाइयों की सप्लाई का हिसाब उसी में रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने नोडल अफसर नियुक्त किए हैं जो इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग की करेंगे। दवाइयों की सप्लाई का हिसाब भी होगा, कहां बेड है, कहां ऑक्सीजन है, किसको अलॉट किया गया, इन सब बातों पर अब नजर दिल्ली सरकार खुद रखने वाली है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कहां तेजी से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई है, वो कौन कौन से राज्य हैं। बिहार, जहां करीब 21.5% केसेस अचानक से बढ़ गए, ये एक्टिव केसेस की संख्या है। यूपी में करीब 20%, असम में करीब 18.5%, ओडिशा में यह आंकड़ा करीब 17% को टच करता हुआ, उत्तराखंड में
13.5%, दिल्ली में 13% और राजस्थान में यह आंकड़ा करीब 13% आंका गया है, जहां एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी है। 7 राज्यों ने परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि 69% मरीज यहीं से सामने आ रहे हैं और 75% मौतें हो रही हैं। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है, लेकिन दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी केसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर जो मैक्सिमम केसेस हैं वो महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, आने वाले दिनों में ये कमी और ज्यादा होगी, जिसका इशारा डॉक्टर रवि मलिक ने दिया। 20 अप्रैल तक ये मांग हो सकती है 4,880 टन, 25 अप्रैल तक ये मांग हो सकती है 5,619 टन, 30 अप्रैल तक यह आंकड़ा 6,593 टन तक पहुंचेगा। और इस ऑक्सीजन की खपत के लिए ऑक्सीजन क्या होगी? क्या सभी मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाएगी या फिर ऐसे ही तड़पते हुए मरीजों की तस्वीरें सामने आएंगी जो डरा रही हैं? सांसों के लिए तरसते हुए कौन से वो 12 राज्य हैं जहां किल्लत सबसे ज्यादा है, जहां परेशानी सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र का नंबर सबसे पहले आता है, आंकड़ा सबसे ज्यादा मौत का भी, संक्रमित केसेस का भी। केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। इन सभी राज्यों में केसेस तेजी से बढ़े भी हैं और यहीं पर संकट की स्थिति सबसे पहले आई है। अब 15 दिन में रेमडेसिविर का प्रोडक्शन दोगुना करने की बात सामने आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। 3 लाख शीशियों का रोजाना प्रोडक्शन करने की तैयारी यहां पर सरकार की तरफ से हुई है। अभी इंजेक्शन की 1.5 लाख शीशियों का उत्पादन हो रहा है, जिसे बढ़ा दिया जाएगा। 7 दवा कंपनियों का ऐलान यह है कि रेमडेसिविर के दाम हम कम करेंगे। सरकार ने पहले भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि दवा के दाम कम होने चाहिए। 1.5 लाख अभी उत्पादन हो रहा है, आने वाले वक्त में 3 लाख उत्पादन होगा। ये 5 तस्वीरें गौर से आप देख लीजिएगा। 1 साल पहले ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी थी जो डरा रही थी, संक्रमण को लेकर भी और प्रवासी मजदूरों के जीवन को लेकर भी। गुरुग्राम, मुंबई, इंदौर, दिल्ली, नोएडा, ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि व्यवस्था 1 साल में कितनी दुरुस्त हुई या फिर व्यवस्था का दम कितना निकल गया पिछले 1 साल में। क्योंकि आज भी हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है और अपने अपने घर लौटने अब लगे हैं। लेकिन कोरोना लगातार डरा भी रहा है और कोरोना का जो चक्रव्यूह है उससे निकलते अब लोगों के सामने बन नहीं रहा है। अब आप ये समझिए कि जो प्राइमरी कोरोना था 2020 में भारत में आया, एंट्री ली, जब इसके लक्षण भी कुछ और थे। फिर नया स्ट्रेन जो अब डरा रहा है और म्यूटेशन अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील से यह स्ट्रेन हिंदुस्तान में आया। पोस्ट वैक्सीन कोरोना का खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि वैक्सीन की 1 डोज लगने के बाद या 2 लगने के बाद भी लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। बावजूद वैक्सीन के री इन्फेक्शन भी लोगों में देखा गया है। जिनको पहले एक बार कोरोना हो चुका है वो दोबारा से इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि एंटीबॉडीज फिर किस काम की, एंटीबॉडीज फिर कितने दिन तक काम की जिससे कि दोबारा इन्फेक्शन हो गया। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुझाव दिया है, सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि वैक्सीन निर्माताओं को पहले ही ऑर्डर दे दिया जाए, वैक्सीन की स्पीड को बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो। निर्माताओं को कह दिया जाए कि इस पर छूट भी दी जाए और जल्दी से जल्दी उसका प्रोडक्शन हो। केंद्र सरकार पारदर्शी फॉर्मूले पर काम करे। राज्यों को फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणियां तय करनी चाहिए और सभी राज्यों तक वैक्सीन पहुंचे। विदेशी वैक्सीन का आयात भी होना चाहिए क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में वैक्सीन की खपत अगर ज्यादा है तो विदेशों से भी वैक्सीन लें। कोरोना काल में कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि हम तमाम जो खबरें दिखा रहे हैं वो डरा भी रही हैं, लेकिन आपको सोच को पॉजिटिव रखना है। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी नॉलेज लीजिए, इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए, मौज मस्ती कीजिए, अच्छा वक्त बिताइए और सोचिए छुट्टियों के बारे में कि जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा, जब सारी मुश्किल टल जाएगी तो अच्छा वक्त भी आएगा जो अपने परिवार के साथ बिताना है। लेकिन मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तभी परिवार के साथ वक्त आप बिता पाएंगे इस मुश्किल दौर के बाद। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और डॉक्टर रवि मलिक से ही मैं सवाल कर लेती हूं। डॉक्टर रवि मलिक, आप कह रहे थे कि अभी स्थिति और ज्यादा भयावह होगी, केसेस में भी उछाल आएगा, फिर तो ऑक्सीजन, बेड, इन सबकी कमी बहुत ज्यादा होने वाली है। सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। देखिए, इस वक्त युद्ध स्तर पे काम करना बड़ा जरूरी है, बहुत आवश्यक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आने वाले टाइम में इन चीजों की डेफिशिएंसी होगी, लोगों की जानें जा सकती हैं क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, हमें अनअवेयरली इस बीमारी ने एकदम से घेर लिया है, जबकि अगर देखा जाए तो हर डेवलप्ड नेशन में, चाहे वो यूके है या यूएसए है,
2 से 4 महीने की शांति के बाद सेकेंड वेव आई है और बहुत भयानक तरीके से आई है। इसी वजह से जो है हम अपने देश में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से ये वेव, आप ये देखिए कि पिछले 1 महीने में 12 गुने केस बढ़ गए हैं। जब हम 9 मार्च के आसपास बैठे थे तो 16,000 के करीब केसेस थे और अब देखिए 2 लाख, पौने 3 लाख के आसपास जो है वो केसेस हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और अभी तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो कि अभी एसिम्प्टोमेटिक, अनडिटेक्टेड पड़े होंगे, दूर दराज इलाकों में जो भी टेस्ट नहीं करा रहे होंगे। लोग अक्सर घरों में बंद हो गए हैं, वो टेस्ट करवा भी नहीं रहे हैं। तो अभी तो केसेस केवल इतने नहीं है, केसेस तो बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली की बात कीजिए, 24,000 30,000 केसेस नहीं, 16,484 तो बेड है जो कि सारे फुल हो चुके हैं। तो उस वजह से देखा जाए तो केसेस तो काफी ज्यादा होंगे और स्थिति, और सबसे बड़ी मेरी चिंता की बात है एज पीडियाट्रिशियन के बच्चे हमारे जो है अभी वल्नरेबल है। जो 18 साल से छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं वो 41% की पॉपुलेशन है, जो कि बिल्कुल वल्नरेबल है और उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर इस वायरस ने उस तरफ टेंटिकल्स फैलाने शुरू कर दिए तो ये एनगल्फ कर देगा सबको। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, सरकार को वैक्सीनेशन भी तेज करनी चाहिए, सारी चीजें। और डॉक्टर रवि मलिक, जो लोग किसान आंदोलन में इकट्ठा हुए थे वो वापस लौटे, संक्रमण फैला होगा। जो चुनावी रैलियों में अभी भी जा रहे हैं वहां संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा। जो लोग कुंभ से स्नान करके लौटे हैं वहां भी विस्फोट हो सकता है कोरोना का, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। अजय अरोरा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हालांकि देर से जुड़े, कांग्रेस लीडर हैं। अजय जी, पहले तो स्वागत फैसले का। राहुल गांधी ने कम से कम ये समझा कि कोरोना का खतरा है, इलेक्शन बाद में भी लड़ जाएगा और सभी रैलियां रद्द कर दी, लेकिन सजेशन सरकार को भी कुछ देंगे क्या? हालांकि वो आपके इस फैसले पर भी तंज कस रहे हैं। रचना जी, सरकार को चुनाव चाहिए, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे असेंबली का चुनाव हो। और राहुल गांधी ने सकारात्मक सलाह दी है और बड़ा अच्छा निर्णय लिया, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार को साधुवाद देना चाहिए था। हर टाइम ये नहीं कि विपक्ष है और हम सलाह ना माने, अच्छी सलाह ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है उसके बारे में बात करें। 53,620 करोड़ रुपए पिछले वर्ष कोरोना के बाद इकट्ठा हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक से आया और पीएम रिलीफ फंड में आया। इस पैसे को अगर ठीक से प्रयोग करते इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिसिन में, और ये दिक्कत ना आती ऑक्सीजन में, उस पैसे का हिसाब भी होना चाहिए रचना, कि जो पैसा इकट्ठा हुआ 1 साल में हम उसकी तैयारी भरपूर कर सकते थे। इतनी मात्रा में पैसा उपलब्ध हुआ, और जिस प्रकार से अस्पतालों में जगह नहीं है, रचना शमशान घाट में जगह नहीं है, रचना कब्रिस्तान में जगह नहीं है, वहां टोकन दिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से टेलीविजन में आप दिखाते हैं, अपनी न्यूज में लोग रो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग एम्बुलेंस में चिल्ला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन हुआ उत्तराखंड में, और आपने दिखाया कि अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि 1 से 300 लोगों को हो सकता है और लाखों की संख्या में लोगों ने स्नान किया, तो इसके लिए भी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब जब इतने सवाल उठा दिए तो मुकेश जी, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। देश की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। पूछा जाना चाहिए आपसे, किसान आंदोलन से कितना संक्रमण फैला, कुंभ से कितना संक्रमण फैला, चुनावी रैलियों से आज भी कितना संक्रमण फैल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही आपको रचना जी बोला कि जिस समय स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी थी, 90% बिल्कुल स्थिति कंट्रोल में आ चुकी थी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है रैलीज को अलाउ करें, वर्चुअल रैलीज को अलाउ करें। प्रधानमंत्री ने अपनी ऑलरेडी रैलीज कट डाउन कर दी हैं। उन्होंने फ्रेंच के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर उनका मैक्रोन साहब के साथ मीटिंग है, अभी स्ट्रेटेजी मीटिंग कैंसिल करके उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है, स्टील अथॉरिटी के बुलाया ताकि ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए। मुझे लगता है जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरी कमांड संभाली, बहुत सराहनीय है। हिंदुस्तान के अंदर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, अब स्थिति इतनी एक्सेप्शनल हो गई है रचना जी कि सडनली के अंदर वर्टिकल टेक ऑफ किया है कोविड की सेकंड थर्ड वेव ने। और ये जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट है जिसकी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी जो है 4 से 5 गुना ज्यादा नॉर्मल उसके से। लेकिन जिस समय कुंभ का आयोजन किया गया था, तमाम एसओपीज को फॉलो किया जाता था। कुंभ का भी कैसे हो सकता है किया गया 4 सर, कैसे हो सकता है? मैं आपसे कुछ भी पूछती हूँ, आप इतने बड़े बड़े एक्सक्यूज देते हैं कि फिर आप बात को गोलमोल करने की कोशिश करते हैं। सर, एसओपीज फॉलो हो ही नहीं सकते।
हजारों लोग डुबकी लगा रहे थे, हवा तक गुजरने की जगह नहीं थी, इतनी खचाखच भीड़ थी वहां पर। और अगर आप बड़ी बड़ी कोशिशों की बात कर रहे हैं सर, ससम्मान, अगर आप बड़ी बड़ी कोशिशों की बात कर रहे हैं तो वो कोशिश देश में दिखनी चाहिए। कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जो टीवी पर हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वो तस्वीरें दुर्भाग्यवश हम देख लेते हैं, रोंगटे खड़े करती हैं वो तस्वीरें। प्लीज देश में जो अव्यवस्था हम देख रहे हैं उस पर आप सुधार करने की कोशिश कीजिए, बजाय की बड़ी बड़ी बातों के। दोबारा आपसे बात होगी जब जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करूंगी जब दोबारा आपसे बात होगी तो देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रवि मलिक, अजय जी, सचिन जी और साथ ही मुकेश जी। आपसे मुकेश जी, कोशिशों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि देश के आंकड़े डरा रहे हैं। 2,75,000 को क्रॉस कर चुका है आज देश में आंकड़ा, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कलेजा चीर रही हैं। कोई एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा है, कोई हॉस्पिटल के दहलीज पर दम तोड़ रहा है, और अगर दम तोड़ रहा है तो फिर अंतिम संस्कार का कोई इंतजाम नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई है, लकड़ी कम पड़ गई है। इसीलिए हम कह रहे हैं सरकार के भरोसे मत रहिएगा, शासन प्रशासन के इंतजामों के भरोसे मत रहिएगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, संक्रमण होने से पहले ही खुद को बचा लें, घर में सेफ सिक्योर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। एक ब्रेक।